नमस्कार बच्चों, आप सभी का जो एलएसए का पेपर हुआ था 2022 वाला, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ठीक से एक बार, ताकि एग्ज़ाम में आपको थोड़ी हेल्प मिल सके। देखिए, पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा के जनक के रूप में कैसे जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन पूछा गया है। मेडिसिन का फादर पूछा गया है, फादर ऑफ मेडिसिन कैसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है किसे? हिप्पोक्रेट्स को। तो ये तो अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ बात आती है, बाकी के पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सालिहोत्रा जो हैं, इनको फादर ऑफ वेटनरी साइंस कहा जाता है। वेटनरी साइंस का फादर, फादर ऑफ वेटनरी साइंस, यानी कि पशु चिकित्सा विज्ञान जो है उसका पिता कहा जाता है सालिहोत्रा को। और कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि सालिहोत्रा जो हैं उनको किसकी नॉलेज थी? तो घोड़ों की नॉलेज रखते थे, ठीक ठाक, ठीक है। एरिस्टोटल जो हैं, अरस्तु, वो बायोलॉजी के फादर हैं। तो अरस्तु बायोलॉजी के फादर हो गए और मेडिसिन के फादर हो गए हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। और सालिहोत्रा वेटनरी साइंस के, पशु चिकित्सा विज्ञान जो है उसके फादर सालिहोत्रा, और सालिहोत्रा जो है घोड़ों की नॉलेज रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन द एपिडेमिक रीचेज एन अनयूजुअली लार्ज साइज इन ए कंट्री और स्प्रेड ओवर मैनी कंट्रीज इवन कंटिनेंट्स, यानी कि ऐसी बीमारी जो एक से ज़्यादा देशों में, एक से ज़्यादा महाद्वीपों में या पूरे विश्व में फैली हुई है, उसको बोलते हैं पेंडेमिक या पेंजोटिक डिजीज। ये आंसर हो गया। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक, ये टर्म ह्यूमन के लिए ज़्यादा यूज होती है, और जूटिक टर्म जो है वो एनिमल्स के लिए यूज होती है। जैसे एंडेमिक को जानवरों में एंजोटिक कहा जाता है, पेंडेमिक को जानवरों में पेंजोटिक कहते हैं, और एपिडेमिक जो है उसको एपिजोटिक कहते हैं जानवरों में, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे दोनों ही दे रखे हैं, पेंजोटिक पेंडेमिक दोनों ही दे रखे हैं। तो पूरे विश्व में फैली हुई बीमारी, या एक से ज़्यादा महाद्वीपों में, या एक से ज़्यादा देशों में फैली हुई बीमारी, या एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया में फैली हुई बीमारी क्या कहलाती है? पेंजोटिक कहलाती है, ठीक है। स्पोरेडिक डिजीज, यानी कि छितरी हुई फॉर्म में जो बीमारी है उसको बोलते हैं स्पोरेडिक। ऐसे समझिए जैसे राजस्थान में एक केस बीमारी का जैसलमेर से आया, एक केस जो है वो नागौर से आया, एक झालावाड़ से आया, इस टाइप से अगर बीमारी है तो इसको हम लोग स्पोरेडिक बोलते हैं। एंडेमिक होता है एक छोटा एरिया है और उसमें ज़्यादा संख्या में जानवरों को प्रभावित किया जा रहा है, ऐसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं एंडेमिक। और जानवरों के लिए ज़्यादा टर्म काम में ली जाती है एंजोटिक, ठीक है। और अगर एंडेमिक डिजीज़ की रेट बढ़ जाए तो उसको बोल देते हैं एपिडेमिक, और एपिडेमिक की रेट बढ़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पेंडेमिक। तो ये रेट के अकॉर्डिंग भी है, और बाकी ये पढ़ लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लिनिकल कंडीशन जो है, जो कैस्ट्रेटेड मेल कैटल में, यानी कि बुलक में जो ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, बुलक में हॉर्न कैंसर के केस भी आते हैं और बुलक में यूरोलिथियसिस के केस भी देखने को मिलते हैं। लेकिन कैस्ट्रेशन की वजह से ज़्यादा जो कंडीशन देखने को मिलती है वो है यूरोलिथियसिस। लिथियसिस का मतलब होता है स्टोन फॉर्मेशन। यूरिनरी ट्रैक में अगर स्टोन बनने लग जाए, यूरोलिथियसिस कंडीशन बोलते हैं। बाकी बुलक में हॉर्न कैंसर के केस भी ज़्यादा आते हैं, बट इसमें आंसर क्या जाएगा? यूरोलिथियसिस आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जानवरों में हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का मतलब होता है कि जैसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लू लगने वाली जो स्थिति होती है ना, हीट स्ट्रोक, लू की जो स्थिति होती है उसको हम लोग हीट स्ट्रोक बोलते हैं। यानी कि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है और या फिर लू चल रही है और उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इस स्थिति में बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या बोलते हैं? हाइपरथर्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरथर्मिया। यानी कि अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है किसी बीमारी की स्थिति में, या फिर अब बीमारी में कोई भी हो सकती है, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़,
प्रोटोजोअल डिजीज़, पैरासिटिक डिजीज़ या किसी टॉक्सिन की वजह से अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो तो होता है फीवर, और दौड़ भाग की वजह से, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, आप खाना खा रहे हैं उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। इन सभी स्थितियों में अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है उसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया। ठीक है, तो हीट स्ट्रोक जो है वो हाइपरथर्मिया है, फीवर नहीं है। जानवर अगर खुद के मल को खाने लग जाए तो खुद के मल को खाना क्या कहलाता है? कॉप्रोफेजिया कहलाता है। ठीक है, मल को खाना कहलाता है कॉप्रोफेजिया, और ऐसा देखने को मिलता है किसमें? खरगोश में। और पूछा जाए खरगोश में इसकी शुरुआत कब होती है, तो 3 सप्ताह की उम्र पर होती है, यानी कि 21 दिन की उम्र पर खरगोश में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है कॉप्रोफेजिया की। ठीक है, ऑस्टियोफेजिया हड्डी खाना, पिलोफेजिया बालों को खाना, जियोफेजिया मिट्टी को खाना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एसिडिक पीएच, यूरिन का, यानी कि कौन से जानवर में यूरिन का पीएच जो है वो एसिडिक होता है। तो ये हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो हम बात करते हैं कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स यानी कि जो मांसाहारी जानवर हैं, मांसाहारी जानवर हैं उनमें पीएच जो होता है यूरिन का वो 6 से 7 होता है, यानी कि एसिडिक होता है। और बाकी जितने भी हर्बीवोर्स हैं, शाकाहारी जानवर हैं, उनमें पीएच जो होता है वो एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा इसमें? कुत्ता जाएगा, क्योंकि कार्निवोर्स में कुत्ता बिल्ली आते हैं। ठीक है, बाकी सब में पीएच जो है यूरिन का वो 7 से जनरली ज़्यादा होगा। पूछा गया कैटल और बफेलो में एफएमडी का प्राइमरी वैक्सीनेशन करने के बाद रीवैक्सीनेशन कब किया जाता है या कितने इंटरवल पर किया जाता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि एफएमडी का जो वैक्सीन है फील्ड में जो लगाया जा रहा है, रक्षा ओवेक ट्राइवेलेंट वैक्सीन, रक्षा ओवेक ट्राइवेलेंट वैक्सीन ओ, ए और एशिया फर्स्ट। ठीक है, इन तीनों स्ट्रेन के अगेंस्ट में लगाया जाता है। ठीक, तो रक्षा ओवेक ट्राइवेलेंट वैक्सीन जो है, और ये लगाया जाता है बड़े जानवरों की अगर हम बात करें तो 2 ml देते हैं और डीप इंट्रामस्कुलर देते हैं, डीप IM। 6 महीने के इंटरवल पर लगाया जाता है, साल में 2 बार। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एफएमडी का जो वैक्सीनेशन है साल में 2 बार किया जाता है। ठीक है, तो 6 महीने के इंटरवल पर किया जाता है, एक बार सितंबर में, एक बार मार्च में। मेनली एफएमडी फैलती है सर्दियों में, तो एक वैक्सीन तो जो किया जाता है वो सर्दियों से पहले सितंबर में किया जाता है, वो मार्च तक इम्यूनिटी देता है, फिर मार्च में जो किया जाता है वो सितंबर तक इम्यूनिटी देता है। तो इस तरीके से साल में 2 बार वैक्सीनेशन किया जाता है, हर 6 महीने के इंटरवल पर। रेबीज का वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू? अब देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेबीज का वायरस मेनली किसके थ्रू फैलता है या बीमारी किसके थ्रू फैलती है। तो हम ये जानते हैं कि इन्फेक्टेड सलाइवा से फैलती है, इन्फेक्टेड सलाइवा जो है संक्रमित लार से, या हम ये भी कह सकते हैं कि रेबिड एनिमल के काटने से। और रेबिड एनिमल में मेनली डॉग, कैट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो रेबिड एनिमल के काटने से भी फैल सकती है या इन्फेक्टिव सलाइवा से। ये क्वेश्चन पेपर में इसके अलावा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ये दिया गया है। तो पूछ लिया जाए कि रेबीज होती किससे है, तो रेबीज होती तो लाइसा वायरस से है, और लाइसा वायरस की फैमिली का नाम है रेब्डोवायरिडी। तो अगर लाइसा वायरस ऑप्शन में नहीं हो तब रेब्डोवायरस आंसर जाएगा, बाकी मेनली लाइसा वायरस। और पूछा जाए कि रेबीज फैलती किसकी वजह से है, तो इन्फेक्टिव सलाइवा से, यानी कि संक्रमित लार से, या फिर रेबिड एनिमल के काटने से। ठीक, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, गलघोंटू जिसको बोलते हैं, HS या पास्चुरेलोसिस, HS जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है और होती किससे है? पास्चुरेला मल्टोसिडा से। किससे होती है? पास्चुरेला मल्टोसिडा से होती है। ठीक है, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया बैक्टीरियल डिजीज है। अंडुलेंट फीवर या मेडिटेरेनियन फीवर, भूमध्य सागरीय बुखार, इसी को माल्टा फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को बैंग डिजीज भी बोलते हैं। बैंग डिजीज, माल्टा फीवर, अंडुलेंट फीवर, मेडिटेरेनियन फीवर, ये सब किसे कहा जाता है? ब्रुसेलोसिस को कहा जाता है, ब्रुसेलोसिस। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि
प्रोजेनी ऑफ 2। अब इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना था कि भाई ब्रीड आएगा या स्पीसीज आएगा या स्ट्रेन आएगा। तो इसमें हम अभी भर रहे हैं क्या, स्पीसीज यानी कि प्रजाति। दो अलग अलग प्रजाति के बीच में अगर प्रजनन कराया जाए तो उनसे जो संतान पैदा होती है वो फर्टाइल नहीं होती है, यानी कि वो आगे चलकर बच्चे पैदा नहीं करेगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे माना मेयर है घोड़ी और इसका क्रॉस करा रहे हैं गधे से, जैक से। दो अलग अलग प्रजाति हैं, इनसे जो संतान पैदा हुई म्यूल खच्चर, ये खच्चर जो है ये आगे चलकर बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, ये क्या होता है, स्टेराइल होता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रजातीय संकरण स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं या स्पीसीज हाइब्रिड जो बनते हैं वो आगे चलकर बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दो अलग अलग प्रजाति के जानवरों में अगर प्रजनन कराया जाता है तो उनसे जो संतान पैदा होती है वो जनरली क्या होती है, स्टेराइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल ब्रीड इज नॉट ए मिल्च ब्रीड, यानी कि गाय की दुधारू नस्ल कौन सी नहीं है। तो साहिवाल तो दुधारू नस्ल है, रेड सिंधी भी है, थारपारकर भी है, कांकरेज नहीं है। कांकरेज किस में आती है, डुअल पर्पज में। तो ये आंसर हो गया, कांकरेज जो है वो डुअल पर्पज में आती है। इंडिया हैज मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड बफेलो पॉपुलेशन, यानी कि पूरे विश्व की 50% से ज़्यादा भैंस अकेले जो हैं वो भारत में हैं। और इसको हम अगर एग्जैक्ट बात करें तो ये लगभग 54% के आसपास है डाटा। ठीक है, लगभग 54% के आसपास बफेलो, पूरी जो पूरे विश्व की बफेलो पॉपुलेशन है उसका लगभग 54% के आसपास भारत में है। तो आंसर हो जाएगा इसमें 50% से अबव। व्यक्ति की पुरानी जो पीढ़ी के जितने भी पूर्वज हैं उनका एक तरीके से रिकॉर्ड रखा गया है, यानी कि ऐसे समझिए कि जैसे माना आप हैं तो आपके पिताजी हो गए, उनके पिताजी हो गए, उनके पिताजी हो गए, तो पूरी जो वंशावली है क्या बोलेंगे, पेडिग्री या वंशावली बोलेंगे। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे। एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच में प्रजनन करा रहे हैं, नस्ल एक है और जानवर कैसे हैं, अनरिलेटेड, असंबंधित हैं। तो देखिए जब भी जानवर संबंधित होंगे तब तो होगी इनब्रीडिंग, और अगर जानवर असंबंधित हैं तो क्या होगी, आउटब्रीडिंग। क्या होगी भाई, आउटब्रीडिंग। अब आउटब्रीडिंग के टोटल हम लोग 5 प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, अब आउटब्रीडिंग में तो नस्ल एक भी होती है, आउटब्रीडिंग के प्रकार में नस्ल अलग अलग भी होती है, प्रजाति भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया है तो हम इसको आउटब्रीडिंग तो कह नहीं सकते, आउटब्रीडिंग का ये प्रकार है। ठीक है, नस्ल सेम हो और जानवर असंबंधित हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए इनब्रीडिंग होगा नहीं, इनब्रीडिंग किस में होता है, अंतः प्रजनन का मतलब जो संबंधित जानवर हैं, जो रिलेटिव एनिमल हैं, उनमें अगर प्रजनन कराया जा रहा है तो उसको बोलते हैं अंतः प्रजनन। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि जानवर कैसे हैं, असंबंधित। क्रॉस ब्रीडिंग क्यों नहीं होगा, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब होता है नस्ल अलग अलग हों। ऐसे समझिए जर्सी और थारपारकर दोनों गाय की नस्ल हैं, प्रजाति सेम है, नस्ल अलग अलग हैं। तो जर्सी और थारपारकर में क्रॉस कराया तो जरथार बनी, एक नई नस्ल तैयार हुई, वो है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस करा रहे हैं दो अलग अलग ब्रीड में, वो हो गई क्रॉस ब्रीडिंग। तो यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग भी नहीं है क्योंकि यहाँ नस्ल तो क्या है, सेम है। अब यहाँ बात आती है आउट क्रॉसिंग या आउट ब्रीडिंग। तो अंतः प्रजनन, इनब्रीडिंग का मतलब संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना, और आउट ब्रीडिंग का मतलब असंबंधित में प्रजनन कराना। अब आउट ब्रीडिंग तो एक बड़ी टर्म है। अब इस आउट ब्रीडिंग में हम 5 चीज़ें पढ़ते हैं, आउट क्रॉसिंग पढ़ते हैं, ग्रेडिंग अप पढ़ते हैं, टॉप क्रॉसिंग पढ़ते हैं, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। तो अब इसमें आंसर आउट ब्रीडिंग नहीं जाएगा, आंसर क्या जाएगा, आउट क्रॉसिंग जाएगा इसमें, क्योंकि आउट ब्रीडिंग में तो ग्रेडिंग अप भी हो सकती है, आउट ब्रीडिंग में तो क्रॉस ब्रीडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए स्पेसिफिक आंसर क्या जाएगा, जब नस्ल सेम हो और जानवर असंबंधित हों
तो आउट ब्रीडिंग का टाइप है, और आउट ब्रीडिंग का टाइप कौन सा है, तो वो है आउट क्रॉसिंग। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें आउट क्रॉसिंग। ठीक है, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे ठीक से। नस्ल एक हो, जानवर असंबंधित हो तो आउट क्रॉसिंग, नस्ल अलग अलग हो तो क्रॉस ब्रीडिंग, और प्रजाति अलग अलग हो तो स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये तो ब्यूरो है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी। स्थापना कब हुई है, 1965, और एनडीडीबी के जो संस्थापक हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन या मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हेडक्वार्टर पूछा गया है सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSWRI। CSWRI कहाँ है, अविकानगर, मालपुरा, टोंक, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी चीज पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब यूनिसेल्युलर, यानी कि जिसका पूरा शरीर, उनको प्रोकैरियोट बोलते हैं जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। अब एक कोशिका जैसे बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट है, रिकेट्सिया प्रोकैरियोट है, इसके अलावा प्रोकैरियोट में PPLO जो है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा, वो भी प्रोकैरियोट है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट में केंद्रक एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट में साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है। साइटोस्केलेटन का मतलब माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट ये एब्सेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट में क्या पाया जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट दोनों में होता है। और कौन सा राइबोसोम होता है, तो पूछ लिया जाए तो 70S होता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें राइबोसोम। ठीक है, एडल्ट फीमेल है कैटल की, बफेलो, सीप और गोट, इनकी ओवेरी पूछी गई हैं, यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी की ओवेरी, अंडाशय आमतौर पर कैसी होती हैं। तो चारों में ओवेरी कैसी होती हैं, आलमंड शेप होती हैं, बादाम की आकृति की। ठीक है, रुमंथी जानवरों में बादाम की आकृति की। ठीक है, बेरी शेप पूछी जाए, बेरी शेप पूछी जाए या अंगूर के गुच्छे की आकृति पूछी जाए, अंगूर के गुच्छे की आकृति अगर पूछी जाए, ऐसा होता है सौ में, सूरी में, और ऐसा ही होता है मुर्गी में, चिकन में। मलबेरी शेप भी कह सकते हैं, बेरी शेप कह सकते हैं, अंगूर के गुच्छे के समान कह सकते हैं, मुर्गी में और सूरी में। ठीक है, बीन शेप, बीन शेप को हम किडनी शेप भी कह सकते हैं, बीन शेप को ही क्या कह सकते हैं, किडनी शेप, इस टाइप की। ठीक है, ये देखने को मिलती है किसमें, घोड़ी में। और कुतिया में पूछे तो ओवल शेप, कैसी होती है, ओवल शेप होती है। रूमिनेंट्स में सब में ओवेरी जो होती है वो आलमंड शेप होती है। ठीक है, और उसमें भी टिपिकल आलमंड शेप होती है भेड़ बकरी में। ठीक, बाकी सभी रूमिनेंट्स में आलमंड शेप होती है। किडनी शेप या बीन शेप, ठीक है, या लोबिया जो भी है, या सेम के बीज की आकृति की, ये होती है किसमें, घोड़ी में। और सैतूत के जैसी या बेरी शेप या मलबेरी शेप या अंगूर के गुच्छे जैसी, ये सौ में और मुर्गी में, यानी कि सूरी और मुर्गी में। ओवल शेप होती है किसमें, कुतिया में। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो अपने तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी में पूछा गया है, तो आलमंड शेप आंसर जाएगा। डिप्लॉयड क्रोमोसोम पूछे गए हैं सीप में। भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 54 होती है। यहाँ से गुणसूत्रों की संख्या से भी जनरली क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बाकी देख लो। 48 जो गुणसूत्र हैं वो होते हैं किसमें, स्वाम्प बफेलो में। जो दलदली भैंस है उसमें तो होते हैं 48, और जो रिवर बफेलो होती है उसमें होते हैं 50। ठीक है, 60 गुणसूत्र होते हैं गाय में, 60 ही होते हैं बकरी में, और 60 ही होते हैं किसमें, याक में। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि साहब 62 किस में होते हैं, तो 62 होते हैं गधे में। ठीक है, तो ये बाकी गुणसूत्रों की संख्या आपको याद रखनी है, जनरली पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अपना आंसर तो क्या हो गया, भेड़ में 54।
निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मधचक्र का सबसे छोटा मधचरण देखा जा सकता है? अब जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तब इसको इंग्लिश में पढ़ो आप। क्या है? फीमेल एनिमल में पूछा गया है शॉर्टेस्ट ईस्ट्रस फेज ऑफ ईस्ट्रस साइकिल, यानी कि मधचक्र की जो ईस्ट्रस अवस्था है वो सबसे छोटी किस में होती है? ईस्ट्रस साइकिल सबसे छोटी नहीं पूछा गया है, ईस्ट्रस अवस्था की लंबाई यानी कि हीट पीरियड सबसे छोटा किस में होता है? तो गाय में कितना होता है? 12 से 24 घंटे होता है। गाय में होता है 12 से 24 घंटे, घोड़ी में होता है 6 दिन, इसके अलावा भेड़ में होता है 36 घंटे यानी कि लगभग 1.5 दिन, और सूरी में होता है 2 से 2.5 दिन। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया गाय। क्वेश्चन में जहाँ भी कन्फ्यूजन हो उस क्वेश्चन को इंग्लिश में ज़रूर पढ़ेंगे। और एक चीज़ और है, हिंदी में क्वेश्चन हो सकता है गलत हो, क्योंकि पेपर फाइनली जो मान्य होता है वो इंग्लिश वाला जो पेपर दिया होता है वो मान्य होता है। तो इसलिए इंग्लिश में ज़रूर पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा बहुत, क्योंकि हिंदी में कई बार ट्रांसलेशन जो होता है वो गूगल ट्रांसलेटर से करते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, भैंस में गर्भावधि गेस्टेशन पीरियड पूछा गया है भैंस का। तो गेस्टेशन पीरियड जो होता है भैंस का वो होता है 310 दिन। ठीक है, अब गेस्टेशन पीरियड आपको सबका याद रखना है। गाय का कितना होता है? गाय का 283 दिन। ठीक है, बाकी सबका गेस्टेशन पीरियड अलग से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, अब पूछा गया है वह अवधि जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्रावी और युग्मकीय कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए हैं जहाँ प्रजनन संभव हो। अब इसको इंग्लिश में पढ़ो। ब्लैंक पूछा गया है, एक पीरियड है जब एंडोक्राइन और गैमेटोजेनिक फंक्शन, यानी कि एंडोक्राइन फंक्शन भी शुरू हो गए जिसमें हार्मोन स्रावित होते हैं, और गैमेटोजेनिक फंक्शन का मतलब है युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी कि एक तरीके से स्पर्म बनना शुरू हो गया। ठीक है, जब फर्स्ट डेवलप होते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि एक तरीके से रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी शुरू हो गई। तो बांझपन तो बोलेंगे नहीं, स्टेरिलिटी। तो मीनोपॉज क्या होता है? मीनोपॉज फीमेल में एक निश्चित उम्र के बाद, ह्यूमन में, फीमेल के अंदर, जानवरों में भी, ठीक है, मेनली टर्म ह्यूमन में फीमेल में काम में ली जाती है। यानी कि लगभग 40-45 साल की उम्र पर फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है परमानेंट, उसको बोलते हैं मीनोपॉज। ठीक है, तो मीनोपॉज भी नहीं होगा। सुपर ओवुलेशन का मतलब है जैसे कैटल है, माना कैटल में जनरली जो ओवुलेशन होता है वो एक ही ओवम एक तरीके से बाहर आता है, लेकिन हम अगर FSH का इंजेक्शन दे रहे हैं या इक्वाइन कोरियोनिक गोनडोट्रोपिन दे रहे हैं तो सुपर ओवुलेशन होता है, यानी कि कई सारे ओवम बाहर आते हैं। ओवम की जगह हम द्वितीयक oocyte ज़्यादा कहें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग सुपर ओवुलेशन बोलते हैं। तो सुपर ओवुलेशन भी नहीं है ये, तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या है? प्यूबर्टी। यानी कि मेल में जब स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं और वो सेक्सुअली एक तरीके से एक्टिव हो जाता है, उसको हम लोग प्यूबर्टी एज कहते हैं। और फीमेल में जब फीमेल पहली बार ईस्ट्रस साइकिल शो करे, उसमें वो हीट में भी आए, कॉर्पस ल्यूटियम भी बने, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फीमेल में प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये तो डिलीट करके भी कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको हल्का भी कन्फ्यूजन लगे तो डिलीट करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नॉर्मल प्रेजेंटेशन पूछा है फीटस का प्रेग्नेंट कैटल या बफेलो में, यानी कि प्रेजेंटेशन नॉर्मल कैसा होता है। तो प्रेजेंटेशन किस टाइप का होता है? ये जैसे माना यूट्रस है, ये गाय की माना क्या है? पूंछ है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन इस तरीके का होता है, ऐसे इस टाइप का होता है। ठीक है, ये सिर मान लीजिए। तो प्रेजेंटेशन कैसा है? एंटीरियर, मुंह जो है वो बाहर की ओर है, एंटीरियर, और शरीर कैसा है? खिंचा हुआ, लॉन्जिट्यूडनल। तो एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर तो दिया नहीं है, तो लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंटेशन हो गया। बाकी डिटेल में दे तो एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल का मतलब शरीर लंबवत है, और एंटीरियर का मतलब मुंह जो है वो बाहर की ओर है, बर्थ कैनाल की ओर है। ठीक है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन, तो ये तो क्वेश्चन हमने कई बार सॉल्व किया है। मिल्क लेट डाउन के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन।
इस मिल्क लेट डाउन को मिल्क इजेक्शन भी कह सकते हैं कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, मिल्क के सिक्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो प्रोलैक्टिन। और मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन पूछा जाए, मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन पूछा जाए तो वो है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। ठीक है, लेकिन मिल्क लेट डाउन पूछा गया है, ऑक्सीटोसिन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक पूछी है किसमें, बफेलो में। तो गाय भैंस में एआई जो करते हैं रेक्टोवेजाइनल मेथड से करते हैं। रेक्टोवेजाइनल मेथड को हमने एआई में डिटेल में पढ़ाई है, यानी कि एक हाथ जो है वो रेक्टम के रास्ते और एक हाथ वेजाइना के रास्ते। वेजाइना के रास्ते जनरली जो है वो राइट हैंड होता है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड रेक्टम के रास्ते जिससे सर्विक्स को लोकेट किया जा सके, और राइट हैंड में लोडेड एआई गन होती है। 45 डिग्री के एंगल पर वेजाइना के साथ एंट्री देते हैं और मिड सर्विक्स में सीमन को डिपॉजिट करेंगे, मिड सर्विक्स में और मिड हीट में। ठीक है, तो रेक्टो वेजाइनल मेथड हो गया। इसके अलावा ये एआई से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, मतलब पूछा जाता है। एआई और एलएसए का एक बड़ा काम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, तो एआई से जनरली क्वेश्चन आता है, अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे गाय भैंस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रेक्टोवेजाइनल मेथड से, घोड़ी में वेजाइनल मेथड से, सूरी में पूछा जाए यानी कि 100 के अंदर तो कॉर्क स्क्रू पिपेट मेथड, और भेड़ बकरी में पूछा जाए तो वेजाइनल स्पेकुलम मेथड। बाकी फिर भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे पूरे एआई को, क्वेश्चन आता है यहाँ से। फ्रोजन सीमन है, उसको प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, LN2 में, कितने टेम्परेचर पर, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अब -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सीमन को हम स्टोर कर रहे हैं लंबे टाइम तक, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो का मतलब होता है ठंडक बहुत ज़्यादा, और प्रिजर्वेशन का मतलब हो गया संरक्षण, सुरक्षित रखना। यानी कि अत्यधिक ठंडक में हम सीमन को स्टोर करके रख रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो पूछ लिया जाए कि साहब फ्रोजन सीमन हम लोग जो स्टोर करते हैं वो लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसको शॉर्ट में हम लोग LN2 बोलते हैं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इसका। और अगर पूछा जाए कि बुल के अंदर लिक्विड सीमन है, अगर उसको स्टोर करना हो तो 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करते हैं। लिक्विड सीमन को स्टोर करना हो तो 4 से 5 डिग्री, और फ्रोजन करना हो, क्रायो प्रिजर्व करना हो तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए एआई से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान करते समय यानी कि एआई करते समय सीमन स्ट्रो को ब्लैंक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आधे मिनट से 1 मिनट तक जो है वो हम लोग क्या करते हैं, थॉइंग करते हैं। देखिए होता क्या है, जब हम लोग LN2 में से या एक तरीके से जो जार होता है उसमें से जब सीमन स्ट्रो को निकालते हैं, वो तो फ्रोजन है, उससे तो एआई होगी नहीं, वो तो सीमन एक तरीके से क्या हो चुका है, सॉलिडिफाई हो चुका है। तो उसको पहले लिक्विफाई करना पड़ेगा, लिक्विड में बदलना पड़ेगा, तो हम गुनगुने पानी में उस स्ट्रो को डाल देते हैं थोड़े समय के लिए। टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और आइडियली 30 सेकंड के लिए, ठीक है। अब 37 डिग्री इसी में, तो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेकंड के लिए। अब ये देखो क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा है, बाकी है बहुत ईजी। पूछा गया है कि साहब 6 अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल हैं विंडी सिस्टम में जो दिए गए थे, उनके नाम बताओ। अब इसको ना आप अगर भूल भी जाओ तो भी आप डिलीट करके सॉल्व कर सकते हो। देखिए 6 अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल होते हैं और 6 ही जो हैं वो न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट में क्या हो गया, पानी हो गया, वाटर। इसके अलावा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और विटामिन, 6 हो गए। और 6 ही जो हैं वो एक तरीके से क्या है, अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट वो क्या है, वो न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट प्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट, ये भी डिलीट हो गया, यहाँ भी कार्बोहाइड्रेट, ये भी डिलीट हो गया। तो ये 3 तो वैसे ही कैंसिल हो गए, एक ही ऑप्शन बचा। अब इसको देख लेंगे क्या है। पानी हो गया, ईथर एक्सट्रैक्ट हो गया,
क्रूड फाइबर हो गया, क्रूड प्रोटीन हो गई, टोटल एस और नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ाई है। अमीनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं। देखिए आंसर तो इसमें जाएगा एसेंशियल अमीनो एसिड। अब इसे हमें थोड़ा सा समझना है। एसेंशियल हिंदी में बोलते हैं आवश्यक। आवश्यक, अभी जैसे आपकी जॉब नहीं लगी है तो नौकरी आपके लिए आवश्यक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी नौकरी लगने के बाद भी नौकरी उनके लिए आवश्यक होती है, फिर क्या हो जाती है, गैर आवश्यक। जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे जॉब पे। ठीक है, तो इसेंशियल का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो वो हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है, वो हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, और जो हमारे पास है वो हमारे लिए क्या हो गई, गैर आवश्यक, नॉन एसेंशियल। तो ऐसे अमीनो एसिड जो या तो हमारी बॉडी में या जानवरों के शरीर में बनते नहीं हैं, बिल्कुल भी सिंथेसिस होती नहीं है। ठीक है, या उस रेट से सिंथेसिस नहीं होती है, उस रेट से नहीं बनते हैं जिस रेट से शरीर को ज़रूरत होती है। माना जैसे 100 ग्राम अमीनो एसिड की ज़रूरत है, किसी की 100 ग्राम की ज़रूरत है और शरीर में कितना बन रहा है, माना 40 ग्राम बन रहा है, तो जो 60 ग्राम नहीं बन रहा है वो बाहर से लिया जाएगा, तो वो क्या हो गया, आवश्यक, इसेंशियल। 100 ग्राम की ज़रूरत है, 100 ग्राम ही शरीर में बन रहा है, तो वो हो गया नॉन एसेंशियल, तो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आवश्यक कोई भी चीज़ तब होती है जब हमारे शरीर में बन नहीं रही है या उस रेट से नहीं बन रही है जिस रेट से बननी चाहिए, या जो रेट हमारे शरीर की नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो उनको बोलेंगे एसेंशियल। अब ये नॉन एसेंशियल भी आ सकता है कि भाई ऐसे अमीनो एसिड जो शरीर में जिनका निर्माण होता है और उसी रेट से होता है जिस रेट से शरीर को ज़रूरत होती है, तो उनको क्या कहेंगे, नॉन एसेंशियल। 100 ग्राम की ज़रूरत थी, 100 ग्राम शरीर में बन रहा है, तो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो गया, नॉन एसेंशियल हो गया। तो इसमें आंसर हो गया एसेंशियल। अब देखो, पक्षी जो हैं उनमें स्तनधारियों की तुलना में, स्तनधारी हम लोग भी स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, जानवर भी स्तनधारी हैं। ठीक है, यानी कि पक्षियों में हम लोगों और जानवरों की तुलना में पीने के पानी की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड। देखिए दो चीज़ें हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन जो है उसके डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो वो तो है अमीनो एसिड। सभी में प्रोटीन का डाइजेशन, यानी कि प्रोटीन जो है वो सबसे छोटी इकाई में टूट गया, सबसे छोटी इकाई क्या है, वो है अमीनो एसिड। तो प्रोटीन के डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट तो हो गया अमीनो एसिड। और अब इस अमीनो एसिड का आगे क्या होगा, तो जो वेस्ट मटेरियल बनेगा इससे वो क्या क्या बनता है, तो जो मछली हैं उनमें बनता है अमोनिया। ठीक है, हम लोगों में और पालतू जानवरों में यूरिया और पक्षियों में यूरिक एसिड। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा पॉइजनस कौन सा है, अमोनिया। अमोनिया ज़्यादा पॉइजनस है, तो मछली तो पानी में रहती हैं, तो उससे कम पॉइजनस है यूरिया और सबसे कम पॉइजनस है यूरिक एसिड। पॉइजनिंग की बात करें तो अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना है तो पानी का लॉस ज़्यादा होगा, यूरिया को बाहर निकालना है तो पानी का लॉस थोड़ा कम होगा, यूरिक एसिड को बाहर निकालना है तो पानी का लॉस और कम होगा। ठीक है, तो हम लोग और पालतू जानवर उनमें प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट हो गया यूरिया, पक्षियों में हो गया यूरिक एसिड और मछलियों में हो गया अमोनिया। ठीक है, अब पूछा गया है कि साहब हे जो है उसमें कितने से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए ताकि उसे जो है वो संरक्षित किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि साहब हे में नमी की मात्रा कितनी होती है, तो हे में नमी की मात्रा होती है 12 से 14%। 12 से 14% हे होता है। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो पूछा है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो हड्डियों में होता है 2:1। कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो 2:1, 2:1। ब्लीडिंग डिजीज या डिलेड ब्लड कोएगुलेशन, यानी कि ऐसी विटामिन जिसकी अगर कमी होती है तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है
या कोएगुलेशन बहुत देरी से होता है, तो कौन सी विटामिन है? विटामिन के। इसलिए विटामिन के को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं। ठीक है। जेनेरिक नेम पूछा है किसका? विटामिन B12 का। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है पेपर में, 2022 में आया है और मेरे ख्याल से 16 या 18 के किसी पेपर में भी आया है। तो विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोवालेमिन। ठीक है। और इसमें मेनली कोबाल्ट पाया जाता है, कितना? 4%। ठीक है, ये तो आंसर हो गया। राइबोफ्लेविन जो है वो बोलते हैं विटामिन B2 को। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन C को। और बायोटीन बोलते हैं विटामिन B7 को। ठीक है। तो केमिकल नेम विटामिन के याद रखने हैं। जनरली मिनरल और विटामिन से क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक भी ठीक से आप लोग कर लेंगे कवर। ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, नेक्स्ट, लाइव कल्चर ऑफ नॉन पैथोजेनिक माइक्रो विच आर एडमिनिस्टर्ड ओरली, यानी कि गैर रोगजनक माइक्रोब, ऐसे सूक्ष्मजीव जिनसे बीमारी नहीं होती है और जो मुंह के रास्ते जानवर को दिए जाते हैं या इंसानों को दिए जाते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या है? फ़ायदेमंद, उनको बोलते हैं प्रोबायोटिक। क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक बोलते हैं। जैसे अमूल की छाछ पर लिखा आता है प्रोबायोटिक, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस जो है वो पाचन तंत्र के लिए क्या है? अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं। तो जो माइक्रोब, जो सूक्ष्मजीव हम मुंह के रास्ते ग्रहण करते हैं, जो हमारे डाइजेशन को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उनको बोलते हैं प्रोबायोटिक। और ये जो प्रोबायोटिक माइक्रोब हैं, इनका भोजन कहलाता है प्रीबायोटिक। यानी कि मैं लिख सकता हूँ, प्रोबायोटिक का जो भोजन है, जिसका पाचन हम लोगों के शरीर में नहीं होता है, उसको बोलते हैं प्रीबायोटिक। और एंटीबायोटिक तो हम लोग पढ़ते ही हैं। एंटीबायोटिक तो कोई भी ड्रग है जो माइक्रोब से प्राप्त हो रही है और माइक्रोब के खिलाफ ही काम करती है, उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। तो प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों को मिलाकर बोलते हैं सिनबायोटिक। तो ये प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक से क्वेश्चन आते हैं भाई डेफिनेशन से। अब देखिए, एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, पटेला पूछा गया है कि कौन सी कैटेगरी में आती है। तो पटेला क्या है? सीसामॉइड बोन है। सीड लाइक, बीजनुमा एक तरीके से आकृति की हड्डी होती है, जो 2 हड्डियों के बीच पुली का काम करती है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। सीसामॉइड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसामॉइड बोन। तो पटेला जानवर के शरीर की सबसे बड़ी सीसामॉइड बोन है। और पटेला जो है वो कहाँ पाई जाती है? स्टाइफल जॉइंट में। और स्टाइफल जॉइंट जो है वो पीछे के पैर में होता है, आगे के पैर में तो होता नहीं है। फीमर, टिबिया और पटेला, ये हड्डी मिलकर बनाती हैं। फ्लैट बोन, चपटी हड्डी। न्यूमेटिक, वायुकोशी हड्डी बोलते हैं, जिनमें छिद्र होते हैं, हवा भरी होती है जनरली पक्षियों में। विसरल बोन, शरीर के आंतरिक अंगों में जो हड्डी पाई जाती है उनको विसरल बोन बोलते हैं। ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं किसको? स्टर्नम को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ब्रेस्ट बोन पूछा जाए तब तो हो गया स्टर्नम। और इस स्टर्नम के ऊपर एक मसल पाई जाती है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट मसल। और ब्रेस्ट मसल पूछी जाए तो वो है पेक्टोरल मसल। पेक्टोरल मसल, इसको हम इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर देने के काम में भी ले सकते हैं। तो ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम और ब्रेस्ट मसल जो है वो हो गई पेक्टोरल मसल। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज नॉट ए जॉइंट ऑफ फोर लिम्ब, आगे के पैर का जॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आगे के पैर में जॉइंट की हम बात करें तो सबसे ऊपर शोल्डर जॉइंट, उसके बाद एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट के बाद कार्पल जॉइंट, फिर फैटलॉक, पेस्टर्न, कॉफिन। ठीक है, स्टाइफल जॉइंट जो अभी हमने पढ़ा है ये पीछे के पैर का जॉइंट है, तो ये आंसर हो गया स्टाइफल जॉइंट। ठीक है, पीछे के पैर में जॉइंट की बात करें तो सबसे ऊपर हिप जॉइंट, फिर स्टाइफल, फिर हॉक जॉइंट, फिर फैटलॉक, पेस्टर्न और कॉफिन। तो इसमें पूछा है कि आगे के पैर का जॉइंट कौन सा नहीं है, तो स्टाइफल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ इज एब्सेंट इन कैटल एंड बफेलो, यानी कि कौन से दांत गाय भैंस में एब्सेंट होते हैं। तो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं 0 0 33 40
33, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, टोटल दांत कितने हो गए 32। ये फॉर्मूला है। अब इसको याद रखने के लिए ये तो हैं इंसीजर, ये हैं कैनाइन, ये हैं प्रीमोलर और ये हैं मोलर। ये ऊपर का जबड़ा, ये नीचे का जबड़ा, और ये आधे हिस्से का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो ऊपर के जबड़े में इंसीजर एब्सेंट है लेकिन नीचे के जबड़े में तो पाए जा रहे हैं, तो इंसीजर दांत तो होते हैं, प्रीमोलर और मोलर भी होते हैं। अब ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, कहाँ, कैनाइन, तो कैनाइन दांत जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो आंसर हो जाएगा कैनाइन। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, रूमिनेंट्स में कैनाइन टीथ जो होते हैं वो पूरे जबड़े में एब्सेंट होते हैं। तो पूछ लिया जाए कि गाय में कैनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 0। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि साहब गाय में इंसीजर कितने हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितने हो गए 8। प्रीमोलर पूछ लिया जाए तो 3 और 3 6, 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से 12, और मोलर भी 12, 12 हो गए मोलर, 12 हो गए प्रीमोलर, 8 हो गए इंसीजर, टोटल दांत हो गए 32। ऊपर के जबड़े में पूछा जाए तो 3 और 3 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर के जबड़े में कितने हो गए 12, और नीचे के जबड़े में 4 और 3 7 और 3 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ऊपर के जबड़े में टोटल दांत 12, नीचे के जबड़े में 20, टोटल दांत कितने हो गए जबड़े में 32। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप जवाब दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कंपार्टमेंट ऑफ रूमिनेंट स्टमक, चारों जो स्टमक के कंपार्टमेंट हैं उनमें से ट्रू स्टमक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रू स्टमक किसे कहा जाता है, एवोमेसम को कहा जाता है। अब आप देखो हिंदी में ये क्वेश्चन जो है ना पेपर में गलत था, इंग्लिश में तो रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एवोमेसम है। देखिए रूमन प्रथम आमाशय नहीं है, स्टमक कोई भी जानवर हो स्टमक एक ही होता है। गाय में स्टमक एक है, उसके पार्ट हैं 4। इसी तरीके से कैमल में स्टमक एक है, उसके पार्ट हैं कितने, 3। इसी तरीके से पोल्ट्री की बात करें तो स्टमक एक ही है, उसके पार्ट 2 हैं, प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस। ठीक है, तो ट्रू स्टमक पूछा जाए या ग्लैंडुलर स्टमक पूछा जाए, इसी को हम ग्लैंडुलर स्टमक कहते हैं और इसी को बोलते हैं ट्रू स्टमक। ग्लैंडुलर यानी कि पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं एवोमेसम में। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में ट्रू स्टमक या ग्लैंडुलर स्टमक जो है वो एवोमेसम हो गया। ऊंट में भी, स्यूडोरूमिनेंट में भी यही है, और पोल्ट्री में पूछा जाए तो प्रोवेंट्रिकुलस ट्रू स्टमक या ग्लैंडुलर स्टमक होता है। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर किस में एब्सेंट होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर किस में एब्सेंट होता है, पोल्ट्री में, चिकन में या मुर्गा मुर्गी में। अब इसमें यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ दांत भी एब्सेंट होते हैं जो पूछा जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ इसमें डायफ्राम भी एब्सेंट होता है, डायफ्राम एब्सेंट हो गया। इसमें पसीना ग्रंथि भी एब्सेंट होती हैं, इसमें स्तन ग्रंथि भी एब्सेंट होती हैं, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ये सब चीज़ें एब्सेंट होती हैं चिकन में। कैमल में हाउ मेनी कंपार्टमेंट ऑफ स्टमक आर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि ऊंट में आमाशय के कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं। ये 2022 के पेपर में एकमात्र क्वेश्चन था जो डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ था। ठीक है, बाकी इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप जितने आमाशय के भाग होते हैं उतना ही जवाब देकर आएंगे। बाहर से कितने दिख रहे हैं, अंदर से कितने दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो बाहर से तो वैसे तो कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। बाहर से हमें लीवर दिख रहा है क्या, तो स्टमक कैसे दिखेगा, तो ये डिलीट हो गया था। बाकी अगर आंसर पूछा जाए तो 3 मान के चलेंगे, 3 ही भाग होते हैं। कौन सा एब्सेंट होता है, ओमेसम। नेक्स्ट देखेंगे, क्रेनियल नर्व के पेयर पूछे हैं जो ब्रेन से निकलती हैं डॉग और कैट में। तो क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व जो हैं वो जानवर कोई भी हो चाहे इंसान हो, 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं। कितनी पेयर होती हैं, 12 पेयर सब में, ठीक है। और संख्या पूछ ली जाए तो 24 और पेयर पूछे जाए तो 12। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, तो एएनएस की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, हाइपोथैलेमस पार्ट है किसका, फोर ब्रेन का।
फोर ब्रेन के 3 पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, सबसे ऊपर सेरेब्रम, फिर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस। ठीक है। प्लेटलेट को और क्या कहते हैं? तो प्लेटलेट को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है उनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट हो गया प्लेटलेट का नाम। येलो कलर पूछा यूरिन का। यूरिन का येलो कलर किसकी वजह से होता है? ठीक है। यूरिन का येलो कलर, अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है तो एक्चुअली में इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली में जो येलो कलर होता है ना यूरिन का, वो होता है यूरोबिलिन की वजह से। यूरोबिलिन को ही यूरोक्रोम कहते हैं। तो कोई भी ऑप्शन में हो वो ज़्यादा सही आंसर है। अब यूरोबिलिन या यूरोक्रोम अगर ऑप्शन में नहीं है, सबसे सही आंसर तो यही है, तो फिर आंसर गया है क्या? बिलिरुबिन। क्योंकि जब पीलिया होता है तो ये बिलिरुबिन यूरिन के रास्ते बाहर आता है और इसकी वजह से जो है यूरिन का कलर पीला होता है। ये कैरोटीन जो है इसकी वजह से गाय का दूध पीला होता है। ठीक है। ऑर्गन ऑफ फोनेशन मैमल्स में, स्तनधारियों में, हम लोगों में, पालतू जानवरों में आवाज़ किससे प्रोड्यूस होती है? लैरिंग्स से। और पक्षियों में पूछ लिया जाए तो, पक्षियों में ऑर्गन ऑफ फोनेशन पूछ लिया जाए तो सिरिंग्स है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। इसका मतलब ये नहीं है कि पक्षियों में लैरिंग्स एब्सेंट होते हैं। पक्षियों में लैरिंग्स भी पाया जाता है, सिरिंग्स भी पाया जाता है, लेकिन साउंड बॉक्स किसे कहा जाता है? पक्षियों में सिरिंग्स को, और हम लोगों में और पालतू जानवरों में लैरिंग्स को। नेक्स्ट देखेंगे। फुल फॉर्म पूछी गई है किसकी? ईसीजी की। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उसको ग्राम बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक टर्म आती है पीसीजी, फोनो कार्डियोग्राम। हार्ट की जो साउंड है ना, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के द्वारा दिखाना, पीसीजी कहलाता है, फोनो कार्डियोग्राम। इसी तरीके से एक टर्म आती है स्पाइरोग्राम। स्पाइरोग्राम यानी कि जो लंग्स की के वॉल्यूम है, लंग्स की जो कैपेसिटी है, यानी कि आप इंस्पायरेशन में कितनी गैस ले रहे हो, एक्सपायरेशन में कितनी गैस छोड़ रहे हो बाहर, तो उसका जो वॉल्यूम होता है, उनकी जो कैपेसिटी होती है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है स्पाइरोग्राम। लंग्स के आयतन, लंग्स की क्षमताओं का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ के द्वारा दिखाना, स्पाइरोग्राम। हार्ट की साउंड को ग्राफ के द्वारा दिखाना, फोनोकार्डियोग्राम। और हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ के द्वारा दिखाना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पावर हाउस ऑफ सेल, शक्ति ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, इसको हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। करेंसी जैसे भारत की मुद्रा जो है वो रुपया है, इसी तरीके से कोशिका की एनर्जी करेंसी जो है वो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डायबिटीज मेलाइटस, ये डायबिटीज मेलाइटस वही है जिसको गांव में देसी भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं ना, ये वही डायबिटीज है। तो अब इसमें क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और उपचार में क्या देते हैं? इंसुलिन। तो इंसुलिन की क्या हुई है? कमी। इंसुलिन की कमी की वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो इंक्रीज हुआ है ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू इनसफिशियंट और इनएफिशिएंट इंसुलिन। या तो इंसुलिन पर्याप्त नहीं है, या इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है। टाइप 1 और टाइप 2 होती है ना, एक में तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा, एक में इंसुलिन बन रहा है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रहा। ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया इंसुलिन की कमी की वजह से। ये आंसर हो गया डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। बाकी डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये तो कैंसिल हो गया।
इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू एक्सेस इंसुलिन, इंसुलिन बढ़ने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ेगा, ये गलत हो गया भाई। शुगर की बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है, तो इंसुलिन की तो कमी है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, मधुमेह। मेन डिफरेंस पूछा है प्लाज्मा और सीरम में, तो ये हम लोग पढ़ते हैं कि अगर प्लाज्मा में से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर या फिब्रिनोजन को घटा दिया जाए या हटा दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। तो मेन डिफरेंस किसका है, फिब्रिनोजन का। प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन या प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लोटिंग फैक्टर क्या बोलते हैं, सीरम। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई पेपर में। तो देखो वाटर सोल्यूबल पूछा गया है इसमें, तो वाटर सोल्यूबल तो है बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12 सारे, और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये तो वाटर सोल्यूबल हैं। और अगर फैट सोल्यूबल पूछा जाए तो A, D, E, K ये क्या है, फैट सोल्यूबल। अब इसमें क्या पूछा गया है, वाटर सोल्यूबल पूछा गया है, तो वाटर सोल्यूबल बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स तो इसमें कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी, वाटर सोल्यूबल। इन विच मेथड ऑफ कैस्ट्रेशन बडीजो कैस्टेटर इज यूज, यानी कि बडीजो कैस्टेटर हम लोग मेनली किस में काम में लेते हैं, बडीजो कैस्टेटर मेनली काम में लेते हैं रूमिनेंट्स में, रुमंथी जानवरों में। बुल में कैस्ट्रेशन करना हो या बक में करना हो, रैम में करना हो, तो बडीजो कैस्टेटर। और कौन सा मेथड होता है, क्लोज मेथड होता है, क्योंकि चीरा हम कहीं लगाते नहीं हैं। बडीजो कैस्टेटर क्लोज मेथड, बंद विधि। और ओपन मेथड से किस में करते हैं, घोड़े में, कुत्ते में, बिल्ले में, टॉम में, ठीक है। कलेक्शन और एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन एबनॉर्मल कैविटी, अगर किसी एबनॉर्मल कैविटी में ब्लड इकट्ठा हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको, हेमेटोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हेमेटोमा। नेक्स्ट देखेंगे ट्रोमेटिक मियासिस, ये टर्म हमने पढ़ी है। मियासिस बोलते हैं मक्खी के संक्रमण को, फ्लाई मक्खी का संक्रमण कहलाता है मियासिस। अब इसमें ऑप्शन देखो, मैगट किसको बोलते हैं, मक्खी के लार्वा को, मक्खी के लार्वा को बोलते हैं मैगट। तो मक्खी के लार्वा से जो घाव बनता है उसको बोलते हैं ट्रोमेटिक मियासिस, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, एक टर्म आती है, ये तो अपना आंसर हो गया, मैगट वंड को ही बोलते हैं ट्रोमेटिक मियासिस। एक टर्म आती है मेंज, माइट का जो संक्रमण होता है उसको बोलते हैं मेंज, ठीक है। एक टर्म आती है पेडिकुलोसिस, लाइस, जूं का जो संक्रमण होता है ना उसको बोलते हैं पेडिकुलोसिस। माइट का संक्रमण कहलाता है मेंज और मक्खी के संक्रमण को बोलते हैं मियासिस, ठीक है। अब वो चाहे ट्रोमेटिक मियासिस हो, ऐसे ही इंसानों में होती है एक ऑप्थेल्मिक मियासिस, ऑप्थेल्मिक मियासिस, वो भी मक्खी के लार्वा से ही होती है, सीप नेजल बोट फ्लाई के लार्वा से। एक्जुडेशन सिस्ट, एक्जुडेशन सिस्ट यानी कि ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाए। एक तरीके से हम इसको और क्या बोल सकते हैं, एडिमा की कंडीशन बोल सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल है हाइड्रोसील, हाइड्रोसील का मतलब है टेस्टिस में एक तरीके से पानी भरना। इसकी जगह एसाइटिस भी हो सकता है, एब्डोमिनल कैविटी में पानी भर जाए। इसकी जगह ऑप्शन में हाइड्रोथोरेक्स भी हो सकता था, थोरेसिक कैविटी में पानी भर जाए। क्रेनियल कैविटी है, उसमें अगर पानी भर जाए तो हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं, ठीक है। बाकी और देख लो, ये तीनों सलाइवरी सिस्ट, रेनुला, हनी सिस्ट, ये तीनों एग्जाम्पल हैं किसके, रिटेंशन सिस्ट के। यानी कि रुकावट जो होती है ना, रिटेंशन का मतलब होता है रुकावट। जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं उनकी डक्ट में जो सिस्ट बन रही है जिसकी वजह से सिक्रेशन आगे नहीं जा पा रहा है। यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज ऑफ एक्सरे, ये जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था एक्चुअली में, ठीक है। एक्सरे की एब्जॉर्ब डोज जो है उसकी यूनिट रेड होती है, रेडिएशन रेड। क्वेश्चन है फ्रैक्चर के उपचार में कौन सा चरण जो है फ्रैक्चर हीलिंग की स्टेज के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो फ्रैक्चर हीलिंग में सबसे पहले क्या होता है, हेमेटोमा बनता है,
सबसे पहले हेमेटोमा बनता है, फिर बनता है सॉफ्ट कैलस, फिर बनता है प्राइमरी बोन कैलस और फिर बनता है सेकेंडरी बोन कैलस। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हेमेटोमा, फिर सॉफ्ट कैलस, फिर प्राइमरी बोन कैलस, फिर सेकेंडरी बोन कैलस। तो ये आंसर हो गया। ये हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है, तो मेरे ख्याल से इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, प्रोसेस बाय विच मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, यानी कि सोर्स जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और रिसीवर आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन, बातचीत। ठीक है, संचार। हाँ, अभी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि एक संयुक्त रूप से क्या है? स्वामित्व है, यानी कि एक एसोसिएशन हमने बनाया है जिसका स्वामित्व कैसा है? संयुक्त, यानी कि सभी लोगों का मालिकाना हक उसमें है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल है। ठीक है, और इसके अलावा स्वेच्छा से एकजुट लोगों का एक एसोसिएशन है। स्वेच्छा से एकजुट का मतलब हो गया कि जो खुद अपनी इच्छा से इकट्ठे हुए हैं लोग, उनका एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक तरीके से स्वामित्व संयुक्त होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है। क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, सहकारी समिति। सहकारी समिति में कोई भी व्यक्ति जो है वो मेंबर बन सकता है। ठीक है, फ़ायदा होगा सबको होगा, नुकसान होगा सबका होगा, और इलेक्शन से जो है उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है। जॉइंट जो है वो एक तरीके से स्वामित्व होगा, यानी कि ओनरशिप जो होगी वो जॉइंट होगी और खुद की इच्छा से लोग जुड़ेंगे। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं इसको। वह उपकरण जिसके माध्यम से मैसेज को सिर्फ देखा जा सकता है, तो देखा जा सकता है क्या बोलेंगे? विजुअल ऐड। सिर्फ सुना जा सकता है, ऑडियो ऐड। सुना भी जा सकता हो, देखा भी जा सकता हो, ऑडियो विजुअल ऐड। तो इसमें सिर्फ देखा जा सकता है, तो विजुअल ऐड है। एक तख्ती है जो लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर लगाई जाती है, तो क्या हो जाएगा? पोस्टर हो जाएगा। पोस्टर की डेफिनेशन है एक्चुअली में, ये सीधा सीधा सा ही है। अब देखो, अपने विशिष्ट और श्रेष्ठ परिणामों को दिखाकर लोगों को नई या बेहतर टेक्निक अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं। अगर कोई प्रोसेस समझाई जा रही है स्टेप बाय स्टेप, जैसे ऐसे समझिए कि रोटी कैसे बनानी है, आटे को छानने से लेकर आटे को गूंथना, फिर रोटी बनाना। ठीक है, ये सब पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई जा रही है, वो तो है विधि प्रदर्शन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। और दो टेक्निक में कंपैरिजन किया जा रहा है, एक पुरानी तकनीक है, एक नई तकनीक है। नई जो टेक्नोलॉजी है उसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है उसको अपनाने के लिए। तो जब दो टेक्नोलॉजी में कंपैरिजन हो और जो नई टेक्नोलॉजी है उसके फ़ायदे बताए जाएं और लोगों को अवेयर किया जाए, उसको अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए, इसको बोलते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, परिणाम प्रदर्शन। क्या बोलते हैं? परिणाम प्रदर्शन। पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो विजुअल ऐड है जिसमें ध्वनि के साथ साथ चित्र भी आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो विजुअल कौन है? रेडियो तो सिर्फ क्या है? ऑडियो है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टेलीफोन हो जाएगा। टेलीफोन भी क्या है? ऑडियो ही है मेनली। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल हो गया टेलीविज़न। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पास रूमन नहीं है? तो रूमन देखिए, रूमन एक तो होता है रूमिनेंट में और एक होता है स्यूडो रूमिनेंट में। गाय, कैटल, बफेलो, सीप, गॉट, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब में रूमन होता है। और कैमल में, कैमल, लामा, इन सब में रूमन होता है। तो रूमन किस में नहीं होगा? नॉन रूमिनेंट में नहीं होगा। ठीक है, अब नॉन रूमिनेंट इसमें देख लीजिए कौन है, तो आंसर हो जाएगा पिग। बाकी गाय, भेड़, भैंस ये तो क्या है? रूमिनेंट हैं। ठीक है, अब इस रूमन की जगह क्वेश्चन में रेटिकुलम भी हो सकता था, तब भी ये क्वेश्चन सेम था। इस रेटिकुलम की जगह एवोमेसम भी हो सकता था, तब भी ये क्वेश्चन सेम है और आंसर भी सेम है। एवोमेसम किस में एब्सेंट होता है? तो नॉन रूमिनेंट में। ठीक है,
रूमन किस में एब्सेंट होता है? तो नॉन रूमिनेंट में। रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम सब एब्सेंट होते हैं किस में? नॉन रूमिनेंट में। और अलग से पूछा जाए कि ओमेसम किस में एब्सेंट होता है? तो स्यूडो रूमिनेंट में, ऊंट में। कोऑपरेटिव सिस्टम जो है, आनंद पैटर्न, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का आनंद पैटर्न है, जिसमें 3 टियर सिस्टम अपनाया गया है। यही 3 टियर सिस्टम पंचायती राज में है। 3 टियर सिस्टम ही पंचायती राज का है। और आनंद पैटर्न जो है उसका भी 3 टियर सिस्टम है, लेकिन इसमें अंतर है। पंचायती राज गांव के लेवल पर, और फिर पंचायत समिति, ठीक है, और फिर जिला। ये 3 स्तर हैं। ग्राम पंचायत हो गई, फिर पंचायत समिति हो गई, जिला परिषद हो गई। आनंद पैटर्न में जो सबसे छोटी इकाई है वो गांव के स्तर पर है, दूसरी इकाई जो है वो जिले के स्तर पर है, और फिर राज्य के स्तर पर है। ठीक है, तो पैटर्न जो है वो 3 ही, 3 टियर सिस्टम है। बकरी एक तरीके से साइंटिफिक नेम पूछा गया है, कैप्रा हिरकस, तो वैज्ञानिक नाम भी याद रखेंगे अब। ओविसेरिस भेड़, बॉस टॉरस ये हो गया क्या? विदेशी गाय। बॉस इंडिकस देसी गाय को बोलते हैं। गैलस डोमेस्टिकस ये चिकन का नाम है, मुर्गा मुर्गी, साइंटिफिक नेम क्या हो गया? गैलस डोमेस्टिकस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। डेफिनेशन पूछी गई है कि सूक्ष्म जीवों और संवर्धित जो है वो ऊतक कोशिकाओं की क्षमता की तकनीक। ये तो हिंदी तो बहुत भयानक है, थोड़ी इंग्लिश में समझिए इसको। हाँ देखो, इंटीग्रेटेड यूज किया गया है बायोकेमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का, टू अचीव द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रोब्स एंड कल्चर टिश्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इसको काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की। अब बायोटेक्नोलॉजी तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, आप ये याद रखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है एनिमल की बॉडी में, जिसका काम है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, फॉरेन मटेरियल को नष्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के रूप में शरीर जो सब्सटेंस पैदा कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। देखिए, कोई बाहरी पदार्थ हो या बाहरी संक्रमण हो जो शरीर में आता है उसको तो हम लोग बोलते हैं एंटीजन। कोई इन्फेक्शन वगैरह है जो शरीर में आ रहा है और उसको नष्ट करने के लिए शरीर एंटीबॉडी बना रहा है। ठीक है, तो उस भारी चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंटीजन। और शरीर जो प्रोटीन पैदा कर रहा है, और प्रोटीन कौन सी? गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन या प्रोटीन जो शरीर बनाता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। और शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता, अगर क्षमता पूछी जाए या कैपेसिटी पूछी जाए तो वो है इम्यूनाइजेशन, या एक तरीके से इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी, कोई भी बाहरी संक्रमण जो शरीर में आ रहा है वो एंटीजन, और शरीर उसको नष्ट करने के लिए जो प्रोटीन बना रहा है वो है एंटीबॉडी। तो इसमें पूछा गया है कि बाहरी पदार्थ द्वारा आक्रमण का मुकाबला करने के लिए, तो बाहरी पदार्थ क्या हो गया? एंटीजन। हमारे शरीर के सुरक्षा तंत्र के द्वारा जो पदार्थ बनाया जाता है उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी। बाहरी चीज़ है वो एंटीजन, शरीर जो बनाएगा वो एंटीबॉडी, और शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता को बोलते हैं इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट देखेंगे। एक फैमिली पूछी गई है प्लांट की जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है और जो सॉइल में, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, तो उनको क्या बोलते हैं? लेग्यूम्स, फलियां, लेग्यूमिनस क्रॉप, दलहनी फसल।
दलहनी फसल जो होती हैं या दाल जो होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। उनकी जो जड़ें हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ाने का काम करती हैं सॉइल में, और वो प्रोटीन रिच होती हैं, तो दलहनी फसल हो गई दाल। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। अब पूछा गया है कि श्वसन दर पूछी गई है घोड़े की। घोड़े की रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? 8 से 12 मिनट, ठीक है। तो अब जैसे रेस्पिरेशन रेट है नॉर्मल पल्स रेट है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है जनरली, ठीक है। पूछा गया है एसेसरी सेक्स ऑर्गन मेल में, यानी कि सहायक जनन ग्रंथि कौन सी नहीं है? सेमाइनल वेसिकल तो सहायक जनन ग्रंथि है, प्रोस्टेट भी है, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स को ही क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये तो हैं तीनों, लैक्राइमल नहीं है भाई। इसका काम जो है आंसू स्रावित करने का है, टीयर, तो इसका जो है वो सेक्स ऑर्गन से या एसेसरी सेक्स ग्लैंड से कोई लेना देना नहीं है। तो तीन हम सहायक जनन ग्रंथियां पढ़ते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और कॉपर। और कॉपर को ही बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल। फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी, इंडियन फार्मेकोलॉजी का फादर कर्नल रामनाथ चोपड़ा को कहा जाता है। अब ये आपकी जो बुक है उसमें एक 11th चैप्टर दिया हुआ है थ्योरी में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक जो है उसमें भी लास्ट चैप्टर दिया हुआ है जिसमें साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, वो आप पढ़ कर जाइए, 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं है, या कौन एंजाइम की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है। बाकी पेप्सिन, ट्रिप्सिन और ये सब क्या है? एंजाइम है। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। ऑफिस इंटरनेशनल डैश एपिजुटीज, OIE, ये जो OIE है, इस OIE को की स्थापना हुई थी 1924 में, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस राजधानी है किसकी? फ्रांस की। तो पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है OIE का। आजकल इस OIE को बोलते हैं WOAH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई जानवरों की बीमारी है, उसका उन्मूलन, कि भाई वो इरेडिकेट हो गई, ये डिक्लेयर कौन करेगा? WOAH। ह्यूमन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं पूरे वैश्विक स्तर पर, उनको मॉनिटर करने का काम करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और एनिमल्स की जो बीमारियां हैं उनको मॉनिटर करने का काम WOAH करता है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। और पहले इसको OIE बोलते थे, ऑफिस इंटरनेशनल डैश एपिजुटीज। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच है फार्मेकोलॉजी की जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इसकी स्टडी की जाती है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, यानी कि सबसे पहले तो ड्रग जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, फिर वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर वो अपना काम करेगी मेटाबॉलिज्म, और फिर शरीर से बाहर जाएगी एक्सक्रीशन। ये एक्चुअली में शरीर के द्वारा ड्रग पर किया गया कार्य है, इसको बोलते हैं काइनेटिक्स, फार्मेकोकाइनेटिक्स। यानी कि शरीर जो काम करता है ड्रग पर, शरीर जो ड्रग पर काम करता है उसको बोलते हैं काइनेटिक्स, और ड्रग जो शरीर पर काम करती है उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। जैसे पैरासीटामोल जो है वो बुखार को कम कर रही है, सूजन को भी कम कर रही है, दर्द को भी कम कर रही है, तो पैरासीटामोल का जो शरीर पर काम है उसको तो बोल दिया फार्माकोडायनेमिक्स। और पैरासीटामोल के ऊपर शरीर क्या काम कर रहा है उसको बोलते हैं काइनेटिक्स। सबसे पहले पैरासीटामोल को एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फिर उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, फिर उसका एक्सक्रीशन होगा, तो उसकी स्टडी कहलाती है काइनेटिक्स। तो ड्रग का काम, ड्रग शरीर पर जो काम करती है वो डायनेमिक्स, और शरीर जो ड्रग पर काम करता है वो काइनेटिक्स।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लड कोएगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्पेशली ट्रांसफ्यूजन पर्पज़ के लिए जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त चढ़ाने के लिए, या रक्त किसी से कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा एंटी कोएगुलेंट काम में लिया जाता है जो रक्त को जमने नहीं देता है या थक्का नहीं जमने देता है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पूछा जाए तो सोडियम सिट्रेट काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? सोडियम सिट्रेट। हेमेटोलॉजी में पूछा जाए, हेमेटोलॉजिकल स्टडी करनी हो, या फिर सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करना हो, या रक्त कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन करना हो, ठीक है, इसके लिए काम में लेते हैं ईडीटीए, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड काम में लेते हैं जब ब्लड ग्लूकोज की जांच करनी हो, ब्लड में ग्लूकोज की जांच करनी हो तो काम में लेते हैं सोडियम फ्लोराइड। और एक हम लोग पढ़ते हैं हेपेरिन, ये नेचुरल ब्लड एंटीकोएगुलेंट है, ये है नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है और इसे बेसोफिल और मास्ट सेल सिक्रेट करती है। ठीक है ना, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप जवाब दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, एक ड्रग है जो ओरली एडमिनिस्टर की गई, जो रूमिनल स्टेसिस को ठीक करने का काम करती है और रूमन और रेटिकुलम की मोटिलिटी को बढ़ाती है। तो रूमन और रेटिकुलम की गतिशीलता को जो बढ़ाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं रूमिनोटोरिक ड्रग्स। रूमिनोटोरिक ड्रग जो हैं वो रूमन और रेटिकुलम की गतिशीलता को बढ़ाती हैं, मूवमेंट को बढ़ाती हैं, ताकि मल की निकासी ठीक से हो सके। आंतों की गतिशीलता को भी बढ़ाती हैं, रूमन रेटिकुलम यानी कि स्टमक और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को जो बढ़ाने का काम करती हैं उनको हम रूमिनोटोरिक ड्रग्स कहते हैं। अब रूमिनोटोरिक्स में लग्जेटिव, परगेटिव, कैथरेटिक्स ये सब आती हैं, यानी कि जो मल की निकासी कराती हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आप, कपूर तो लग्जेटिव परगेटिव के तौर पर हम लोग काम में लेते नहीं हैं, केओलिन भी काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आंसर जाता है लिक्विड पैराफिन, तरल पैराफिन। क्या आंसर जाता है? लिक्विड पैराफिन। अब एक चीज़ और है, यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, और एक है लिक्विड पैराफिन। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ये क्या है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो टर्म आती है अपनी मिनरल ऑयल, हिंदी में बोलते हैं खनिज तेल। मिनरल ऑयल किसे कहते हैं? खनिज तेल किसे कहते हैं? जो क्रूड ऑयल से प्राप्त हो रहा है। जो भी ऑयल जो है वो क्रूड ऑयल से प्राप्त हो रहा है, कच्चे तेल से, उसको हम लोग मिनरल ऑयल कहते हैं। अब मिनरल ऑयल जो है उसकी कैटेगरी में एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हो गया लिक्विड पैराफिन, तरल पैराफिन हो गया। सॉफ्ट पैराफिन जैसे आता है, सॉफ्ट पैराफिन जिसको हम लोग पेट्रोलेटम बोलते हैं, वैसलीन वगैरह आती हैं, ये सब क्या है? ये सब मिनरल ऑयल हैं, खनिज तेल हैं। ठीक है ना, जो एक्चुअली में किससे प्राप्त हो रहे हैं? क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से, यानी कि पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट जो हैं वो, उनको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? मिनरल ऑयल। और एक होता है वेजिटेबल ऑयल, एक है वेजिटेबल ऑयल, इनको हम लोग बोलते हैं वानस्पतिक तेल। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है, वेजिटेबल ऑयल का मतलब जो किससे प्राप्त हो रहे हैं? प्लांट से। प्लांट से जो प्राप्त होते हैं, जो भी ऑयल हम लोग हमारी रसोई में काम में लेते हैं ना, खाना वाना पकाने के लिए, वो सारे ऑयल क्या हैं? वेजिटेबल ऑयल हैं। सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, जो भी ऑयल, ठीक है ना, सारे क्या हैं? यानी कि जो भी ऑयल प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं, पौधों से, वो वेजिटेबल ऑयल हैं। और जो क्रूड ऑयल से प्राप्त हो रहा है वो मिनरल ऑयल। और मिनरल ऑयल के नाम पर कॉमनली लिक्विड तरल पैराफिन, लिक्विड पैराफिन। तो लग्जेटिव और परगेटिव के तौर पर मेनली हम लोग काम में लेते हैं क्या? तरल पैराफिन। तो इस तरीके से ये रूमिनोटोरिक ड्रग हो गई। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि रूमन और रेटिकुलम की मोटिलिटी को बढ़ाने का काम कौन सी ड्रग करती हैं? रूमिनोटोरिक।
अब रुमिनाटोरिक ड्रग है ना, उसके एग्जाम्पल हैं लग्जेटिव, परगेटिव और कैथरेटिक्स, क्योंकि वो मल की क्या कराते हैं, निकासी कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 2022 का आपका क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन हमारा यहाँ पूरा होता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है ना, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। आपकी सुविधा के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो आप परेशान ना हो और गुड लक आपको एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।